दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट श्याम मिश्रा। दोस्तों आज मैं अपना वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रियाओं पर आपको जारी कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इसको आप पसंद करेंगे और इसमें दी गई जानकारियों से आपको लाभ भी होगा। दोस्तों व्यवसायियों का अलग रिटर्न फाइल होता है और सैलरी होल्डर का अलग रिटर्न फाइल होता है। सैलरी होल्डर के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरी स्लिप चाहिए। अगर सैलरी स्लिप आपके पास मौजूद नहीं है और फॉर्म 16A अगर आपके पास है तो उसके आधार पर आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर आप सैलरी होल्डर हैं और आपको सैलरी के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी आय है तो अपने ITR में निश्चित रूप से उसका भी स्पष्ट उल्लेख करें। अगर आपको कृषि से आय है तो सैलरी के साथ साथ कृषि के आय का भी निश्चित रूप से उल्लेख करें। अगर आपने बैंक में किसी तरह का फिक्स डिपॉजिट कर रखा है या आपने रेकरिंग डिपॉजिट किया है या फिर आपने RD चलाया है या कहीं भी आपका निवेश है तो उसका स्पष्ट उल्लेख जो है अपने ITR में करें। इससे आप अनावश्यक परेशानियों से बच पाएंगे और आपकी संपूर्ण आय शुद्ध आय होगी। किसी तरह की कोई कालाबाजारी में आपकी संपत्ति या आपके आय को आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों ITR रिटर्न फाइल करने के समय में यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किन किन स्रोतों से आय है। बैंक में जो आप फिक्स करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट चलाते हैं या डेली डिपॉजिट चलाते हैं या मंथली डिपॉजिट चलाते हैं, उनसे भी प्राप्त आय टैक्सेबल आय की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर से आमदनी हो तो उसका भी स्पष्ट विवरण अंकित करें। इसमें किसी तरह की कोई कोताही करने पर आप अनावश्यक ही रूप से जो है फंस सकते हैं। ये सावधानी आप निश्चित रूप से बरतें। दोस्तों जहां तक व्यवसायियों का सवाल है या अन्य वर्ग के लोगों का जो है उसका अलग अलग ITR रिटर्न होता है। दोस्तों उनके लिए जो है उनके संपत्ति का स्पष्ट विवरण उल्लेखित होना चाहिए कि उनकी टोटल साल की खरीदारी क्या है और साल की बिक्री क्या है, उसका स्पष्ट उल्लेख उनके पास होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कुछ लोगों का जो है अकाउंट जो होता है वो चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा जो है प्रमाणित होना चाहिए। अगर उनका जो है खरीद बिक्री या सालाना आमदनी उस तरह का है तो उनको अपना चार्टर अकाउंटेंट से जो है लेखा विवरणी तैयार करके सत्यापित करा के देना पड़ता है। अन्यथा अपने आय व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हैं और उनका रिटर्न फाइल होता है। दोस्तों उनको भी ये सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको भी अपना स्पष्ट विवरण अपने रिटर्न के साथ देना चाहिए। किसी तरह की कोई कोताही नहीं करें। ITR रिटर्न में एक सैलरी क्रेडिटर्स का कलम है, दूसरा सैलरी डेब्टर्स का भी कलम है। इसका भी स्पष्ट उल्लेख आपको करना चाहिए कि आप कितने सैलरी क्रेडिटर्स हैं आपके और कितने सैलरी डेब्टर्स हैं। अगर आप इसका उल्लेख करते हैं तो आप अनावश्यक रूप से किसी भी तरह की कोई कालाबाजारी में आपको फंसने की कोई संभावना नहीं है। अगर किसी भी स्रोत से व्यवसायियों को अन्य तरह का लाभ प्राप्त होता है तो उसको भी उनको अपने ITR में सम्मिलित करना चाहिए। अगर उनको भी खेती से आमदनी है तो उसका भी निश्चित रूप से उल्लेख करें अपने ITR में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसायी भी अगर बैंक में अपना कोई अन्य खाता चलाते हैं जिससे उनको किसी तरह की कोई आमदनी हुआ है या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता चलाते हैं तो उससे भी प्राप्त आमदनी का निश्चित रूप से अपने ITR में उल्लेख करें। क्योंकि अगर आप अपने आमदनी पर इनकम टैक्स दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपका काला धन नहीं माना जाता है और आपके विरुद्ध जो है काला धन रखने की कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए अनावश्यक परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय का उल्लेख निश्चित रूप से जो है अपने ITR में किया करें। यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए आपको बहुत बोझ नहीं उठाना पड़ता है क्योंकि हर आदमी को पता है कि उसने कहाँ फिक्स किया है, किस बैंक में फिक्स किया है, पोस्ट ऑफिस में कहाँ निवेश किया है, क्या आमदनी है उसकी। तो इसका स्पष्ट अगर आप उल्लेख करते हैं तो कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि समस्त विवरण आपके पास उपलब्ध रहता है। दूसरा चीज है दोस्तों इसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण और सावधानी बरतने वाली बात है कि पैन कार्ड के माध्यम से आपने जितना भी खरीदारी किया है उसका स्पष्ट उल्लेख आपके पैन कार्ड के साथ रहता है। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान रख के ही आप रिटर्न फाइल करें। दोस्तों एक सावधानी और बरतिए, अपना रिटर्न जमा करते समय अपना पैन नंबर निश्चित रूप से देख कर लिखें ताकि उसके डिजिट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। अपने आधार कार्ड नंबर को भी देख लें ताकि उसमें भी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आपको अपने बैंक खाते का विवरणी देना रहता है, बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना रहता है। ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक उसको भी देख लें ताकि किसी तरह की कोई असावधानी और गलती नहीं हो सके। दोस्तों एक चीज का और खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको रिटर्न
सबमिट करने के पहले एक बार आपको सावधानी से चेक कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी सूचना इसमें गलत नहीं जाए और कोई आवश्यक सूचना छूटे नहीं। ऐसी स्थिति में आप एक संपूर्ण रिटर्न फाइल करते हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। 80C के अंतर्गत आप जो है 1.5 लाख रुपये की छूट भी ले सकते हैं। दोस्तों, 80C में अगर आपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है तो उसका अगर रसीद आपके पास है तो 80C में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी का बीमा करा रखा हो तो ऐसी स्थिति में जो है आप उसका भी 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो ऐसी स्थिति में उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी इस वीडियो में मैंने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर इसके अतिरिक्त आपको किसी तरह का और व्यक्तिगत जानकारी चाहिए या विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, जिस पर मैं उपलब्ध रहता हूं। इस वीडियो पर भी आप कमेंट करके जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।